हाँ जी हाँ, नमस्कार। आपका स्वागत है इस SSC CHSL सॉल्यूशन की जो सीरीज़ है उसके अगले भाग में। ये तीसरा वीडियो है हमारा इस सीरीज़ का। और 5 मार्च 2018 का पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम इंग्लिश सेक्शन, क्योंकि अभी हम इंग्लिश से डील कर रहे हैं, तो इंग्लिश सेक्शन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल है, आपको एरर फाइंड आउट करनी है इस पार्ट में। इस सेंटेंस में दिए गए 3 पार्ट्स में कोई एरर है तो एरर बताइए, वरना तो चौथा ऑप्शन जो है वो खुद ब खुद सही आंसर हो जाएगा। तो विकल्प जो हैं ये आपके ये हैं, शी पिक्ड ऑन द ट्रेल सून आफ्टर। अब देखिए, पिक्ड ऑन जो होता है उसका मतलब होता है, ये बड़ा एक पिक ऑन का जो मतलब होता है, पिक ऑन का मतलब होता है परेशान करना किसी को, ठीक है। तो पिक ऑन अ ट्रेल, ट्रेल के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। ट्रेल का एक मतलब तो पगडंडी भी होता है, पगडंडी, या कोई एक लाइन, लकीर होता है ना, लकीर का फ़कीर, इस तरह की कहावतें होती है ना। तो शी पिक्ड ऑन द ट्रेल यानी कि उसने ट्रेल को परेशान किया, तो इस का कोई अर्थ समझ में आता नहीं। तो पिक्ड ऑन जो है ये गलत है एक्चुअली, ऑन की जगह अप होता है। पिक अप का मतलब होता है किसी चीज़ को पिकअप करना, किसी चीज़ को लर्न करना, ठीक है। लर्न करना, पिकअप करना, लर्न कर लेना। पिकअप करने का मतलब उठाना भी होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरा, क्योंकि दूसरे पार्ट में जो है वो गलती है, ग्रामेटिकल गलती। तो सही सेंटेंस जो है वो होगा, शी पिक्ड अप द ट्रेल सून आफ्टर। जल्दी ही उसने ट्रेल को पिकअप कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ISPs शुड प्रोवाइड अस with open networks and should not block or discriminate for any application or content that rides over those networks. Actually बात हो रही है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में, थोड़ी सी एक कंप्लेनिंग टाइप की चीज़ है कुछ। तो बात कही जा रही है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं उनको हमें ओपन नेटवर्क्स प्रोवाइड करने चाहिए, और हमारे जो जो भी एप्लीकेशंस और कंटेंट हैं जो उन नेटवर्क्स पे चलते हैं उनमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। तो एक्चुअली डिस्क्रिमिनेट के साथ हमेशा अगेंस्ट इस्तेमाल होता है। फॉर की जगह अगेंस्ट अगर होता तो ये सेंटेंस जो है ये बिल्कुल सही हो जाता है। एक्चुअली फॉर और अगेंस्ट जो हैं ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं, दोनों एक दूसरे के विलोम हैं, ठीक है, फॉर और अगेंस्ट। तो और डिस्क्रिमिनेट के साथ हमेशा अगेंस्ट आता है, ये याद रखिए। डिस्क्रिमिनेट के साथ अगर कोई आएगा तो हमेशा आएगा। जैसे कि आप कह सकते हैं कि वाई डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट समवन फॉर हिज कलर, discriminating against someone for his color or creed or caste is an improper thing to do, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आपको फिर ब्लैंक्स करना है। मीरा कैन नॉट डिपिक्ट द एग्जाम्स रिजल्ट्स, अवेट द एग्जाम्स रिजल्ट्स, एनविजन द एग्जाम्स रिजल्ट्स, ऑब्जर्व। डिपिक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का वर्णन करना, ठीक है। अवेट का मतलब इंतज़ार यानी प्रतीक्षा। एनविजन का मतलब कल्पना करना किसी चीज़ के बारे में। ऑब्ज़र्व का मतलब होता है अवलोकन, यानी किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना। ऑब्ज़र्व तो खैर बहुत ज़्यादा आम बोलचाल का शब्द बन गया है हम लोगों की भाषा का। तो दरअसल एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का तो इंतज़ार ही किया जाता है हमेशा। वर्णन, एनविजन वगैरह तो होता नहीं। तो बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं ये गलत हैं, तो इसका ऑप्शन भी 2 हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स अगेन। बीइंग लिंक्ड विद द नेचर ब्रिंग्स जॉय। नेचर के साथ यानी कि प्रकृति के साथ जुड़े रहना, लिंक्ड मतलब जुड़े रहना, बीइंग लिंक्ड मतलब जुड़े रहना, ब्रिंग्स जॉय लाता है खुशी, आनंद, एंड पीस एज इट इज़ दी डिसेंट, रिफ्यूज़ल, एक्नॉलेजमेंट और सस्टेनेंस ऑफ द लॉज ऑफ नेचर। नेचर के साथ जुड़े रहना खुशी लाता है क्योंकि ये है लॉज ऑफ नेचर का समथिंग। तो डिसेंट का मतलब होता है, डिसेंट का मतलब होता है एक्चुअली, डिसेंट जो है वो कंसेंट का अपोजिट शब्द है। कंसेंट आप जानते होंगे, कंसेंट का मतलब होता है जब हम एग्रीएबल कंडीशन में होते हैं दो लोग आपस में, तो हम बोलते हैं कि वी आर इन कंसेंट विद ईच अदर, ठीक है। तो कंसेंट का मतलब, डिसेंट का मतलब होता है एक्चुअली नॉन एग्रीमेंट यानी कि असहमति।
तो नेचर के साथ जुड़ना क्या असहमति है लॉज ऑफ नेचर के साथ? जी नहीं, ये बात गलत है। रिफ्यूज़ल यानी कि मनाही, क्या ये भी इसके अगेंस्ट है? जी नहीं, ये भी गलत बात है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्नॉलेज करना, किसी चीज़ को कम से कम उसको पहचानना, एक्नॉलेज करना। ठीक है, एक्नॉलेज का हिंदी मीनिंग में आपको बिल्कुल हिंदी में तो बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक्नॉलेज का जो मतलब होता है किसी चीज़ को एक्नॉलेज करना। ठीक है, और सस्टेनेंस का मतलब होता है जीविका यानी गुजारा। ठीक है, तो सस्टेनेंस भी नहीं होगा एक्चुअली, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट भी एक्चुअली काफ़ी आम बोलचाल का शब्द है हमारी भाषा का, तो इतना कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, समझ जाएंगे आप। फेलिसिटी, आपको बताना है विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी कि आपको समानार्थी शब्द जो है वो चुन के इनमें बताना है। फेलिसिटी का मतलब होता है आनंद की अनुभूति, बहुत ज़्यादा आनंद। ब्लिस का मतलब भी आनंद होता है। ठीक, मिजरी, ग्रीफ और ट्रबल, तीनों का मतलब होता है मुसीबत। और वो नेगेटिव पॉजिटिव जो थ्योरी है हमारी, फेलिसिटी जो है वो एक पॉजिटिव शब्द है। ठीक है, और ये तीनों जो है वो नेगेटिव शब्द हैं और ये पॉजिटिव शब्द है, तो जाहिर ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं ज़्यादा वक्त बर्बाद किए बगैर। चेफ, चेफ का मतलब होता है एक्चुअली, चेफ जो है एक वर्ब है, चेफ का मतलब होता है तंग करना, किसी को तंग करना, लगातार परेशान करना, उसको बोलते हैं चेफ। चेन, चेन का मतलब है तो जंजीर होता है चेन, लेकिन वर्ब के तौर पे देखें तो चेन का मतलब है किसी को जंजीर में बांध देना। सेफ का मतलब सुरक्षित। इरिटेट का मतलब होता है तंग करना, और आपको ढूंढना था वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस यानी कि समानार्थी शब्द। इरिटेट जो है वो सही हो जाएगा। जॉय का मतलब होता है आनंद, इसका आंसर हो गया इरिटेट। चेफ का समानार्थी इरिटेट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, फोरगो। फोरगो का मतलब होता है त्याग देना, किसी चीज़ को त्याग देना। अब इसका अपोजिट हमें निकालना है। फोरफीट, फोरफीट का मतलब होता है जब्त कर लेना, किसी चीज़ को जब्त कर लेना, फोरफीट। और भी इसके कई मतलब होते हैं। जब्त करना जो है फोरफीट, फोरफीचर, फोरफीट से ही शब्द बना है फोर फीचर, FEITURE। फोरफीचर का मतलब है कि किसी चीज़ को जो है फोरफीट करने का कार्य, दैट्स कॉल्ड फोरफीचर। नेगलेक्ट का मतलब होता है अनदेखा करना, यानी कि एक तरीके से त्याग देना। ये भी कॉन्कर का मतलब होता है जीत लेना, हड़प लेना। ठीक है, तो ये अपोजिट शब्द है एक्चुअली। और पास का मतलब होता है गुजार, पास का मतलब पास कर देना है ना, गुजर जाने देना। तो एक्चुअली अपोजिट शब्द जो है त्याग का वो है कॉन्कर, क्योंकि बाकी जो तीनों शब्द हैं वो भी वैसे ही लगभग मिलते जुलते टाइप के शब्द हैं, लेकिन जीत लेने के बाद, हड़प लेने के बाद, हड़प लेना और त्याग करना वापस आपस में बिल्कुल विरोधाभासी हैं, तो जाएगा ये आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। बैंटर, आपको इसका भी अपोजिट निकालना है। एक्चुअली बैंटर का मतलब होता है हास प्रयास, यानी हंसी मजाक। हंसी मजाक भी वैसा वाला जो आपको, जो किसी को छेड़ने से मिलता हो, ठीक है, परेशान, थोड़ा सा परेशान करने से मिलता हो। तो बैंटर का एक्चुअली टीजिंग का मतलब भी वही होता है, छेड़ना। ठीक, तो बैंटर और टीजिंग तो एक जैसे, आपको ढूंढना है अपोजिट शब्द। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। फन का मतलब होता है मज़ा, आनंद। ठीक है, और गॉसिप का मतलब होता है गपशप, आप जानती हैं। तो एक्चुअली गपशप, मज़ा और टीजिंग जो है ये तीनों मतलब टीजिंग तो बिल्कुल पूरा पूरा इसका समानार्थी है। फ़न जो है वो भी कहीं थोड़ा सा, फ़न मतलब बैंटर के बाद फ़न पैदा होता है, थोड़ा सा हंसी मजाक के माहौल के बाद। गपशप में भी वैसा ही होता है। तो प्रेज जो है वो अपोजिट शब्द है एक्चुअली, क्योंकि बैंटर में एक्चुअली चढ़ाना ये सब होता है, किसी की फीलिंग हर्ट भी हो सकती है बैंटर के परिणाम स्वरूप। तो लेकिन प्रेज़ का मतलब प्रशंसा, प्रशंसा करने में शायद बैंटर का या छेड़ने का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता। तो प्रेज़ जो है वो सही इसका वर्ड होगा, विच विल बी नियरेस्ट टू अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। 9वें सवाल पे चलते हैं। आपको रीअरेंज करना है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। जेंडर इक्वलिटी हैज़, सबसे पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। RPQ, हैज़ एडवर्स इम्पैक्ट ऑन। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव। जेंडर इनइक्वालिटी, लैंगिक असमानता का होता है एडवर्स इम्पैक्ट ऑन P। ऑन इट रिड्यूसेस, अब यहाँ बात बिगड़ गई, ऑन के बाद इट रिड्यूसेस इकोनॉमिक ग्रोथ, ये कुछ बात नहीं बनी। तो RQP को ट्राई करते हैं, अब ये वाले को, दूसरे वाले को। इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट गोल्स एज इट रिड्यूसेस इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी जो है, आर्थिक लैंगिक असमानता, वो एक अनचाहा प्रभाव डालती है डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर, यानी जो हमारे
डेवलपमेंट यानी जो हमारे डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके ऊपर, डेवलपमेंट गोल्स का मतलब होता है आपके उद्देश्य, और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। विकास के जो उद्देश्य हैं, एक्चुअली 17 SDGs के बारे में आपने सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो UN ने निर्धारित किए हैं बहुत पहले। तो इसी तरह के डेवलपमेंट गोल्स होते हैं ये सब बहुत सारे, कि हमें गरीबी ख़त्म करनी है, लैंगिक असमानता ख़त्म करनी है, मतलब जितनी चीज़ें 21st सेंचुरी में अब ज़रूरी नहीं रह गई हैं उन सबको हमें धीरे धीरे ख़त्म कर देना है, और इस तरीके से वो सारे अपने डेवलपमेंट गोल जो हैं वो अचीव कर लेना है। ये सारी ह्यूमैनिटी का एक टारगेट है, ठीक है। तो एज माने क्योंकि, एज का मतलब होता है क्योंकि, इस तरह के शब्दों में, इस तरह के सेंटेंसेस में, एज इट रिड्यूसेस द इकोनॉमिक ग्रोथ, जेंडर इनइक्वालिटी का एडवर्स इम्पैक्ट होता है डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर, क्योंकि ये इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक वृद्धि को रिड्यूसेस यानी कम करता है। रिड्यूस माने कम करना। तो सही आंसर आपका हो गया ये RQP। क्वेश्चन नंबर 10, एक्टिव पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। हु डिड दिस, किसने किया ये। अच्छा, हु का जो एक्टिव, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं उसका होता है बाई होम। तो बाई होम वाले दो हैं इसमें, या तो ये। बाई होम दिस वॉज डन, ये ग्रामेटिकली गलत है। बाई होम वॉज दिस डन, ये ग्रामेटिकली सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाई होम वॉज दिस डन। और ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि हु जब भी होगा एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव में उसका जो कन्वर्जन होगा वो बाई होम के तौर पे होगा हमेशा। क्वेश्चन नंबर 11, राम सेड आई हैव क्लियर द क्लटर। राम सेड, एक तो ये आपकी दी हुई है इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट स्पीच, इसके बीच में थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि ये इनडायरेक्ट कौन सी है डायरेक्ट कौन सी है। सर राम सेड, राम ने कहा आई हैव क्लियर द क्लटर, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। क्लटर का मतलब होता है ध्वनि, शोर शराबे की आवाज़, ठीक है। और क्लियर द क्लटर का मतलब होता है कि हिसाब बराबर कर देना, या उस तरीके से मतलब काम ख़त्म कर देना, मतलब फाइनल हो गया सब कुछ, ठीक है। तो राम सेड, तो सबसे सीधी सी बात है, राम सेड, तो राम सेड दैट, इस तरीके से हम लोग देखते हैं आंसर का। तो राम सेड दैट वाला ये आंसर है सिर्फ। राम सेड दैट ही हैड क्लियर द क्लटर, ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि आई हैव, आई का बन जाएगा ही, क्योंकि राम जो है वो एक मेल है, उस हिसाब से आई का बन जाएगा ही, और हैव का बन जाएगा हैड, क्योंकि राम सेड जो है ये पास्ट टेंस में चल रहा है ना हम लोग। अगर ये प्रेजेंट में होता तो आई हैव का हैव ही होता, हैव का हैज़ बन जाता, मतलब राम के अकॉर्डिंग ही हैज़ क्लियर द क्लटर। लेकिन चूँकि यहाँ पास में हम हैं, तो बिल्कुल सही आंसर हो गया आपका। राम सेड दैट ही हैड क्लियर द क्लटर। बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, ये एक आपकी स्पेलिंग वाला है। तो स्पेलिंग जो सही है वो ये वाली है, बिज़ार। बिज़ार का मतलब होता है अजीब, और बिज़ार से मिलते जुलते जो शब्द होते हैं वो होते हैं ये, ऑकवर्ड, स्ट्रेंज, वियर्ड, यानी अजीब, अजीब व गरीब, ठीक है। तो ये शब्द आप थोड़ा सा इनको गौर कर लीजिए, ये इनको आपको पता भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में अब पैसेज की तरफ आते हैं। ये पैसेज जो है ये साइकोलॉजी के बारे में है, और जो साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ साइंस, लेकिन साइकोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, ठीक है। लेकिन चूँकि लेकिन मनोविज्ञान जो है वो दूसरी विज्ञानों से अलग है, और उसमें लेबोरेटरी जो है वो, मतलब एक लेबोरेटरी साइंस तो है, लेकिन लेबोरेटरी साइंस ना होते हुए भी वो एक जैसी बाकी लेबोरेटरी साइंसेज होती हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तरह, अब वैसा उसका नहीं है हिसाब किताब। तो उसके बारे में ये बड़ा अच्छा एक पैसेज है। तो वन शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दैट साइकोलॉजी इज़ एसेंशियली अ लेबोरेटरी साइंस। एसेंशियली मतलब बहुत ज़रूरी तौर पे। वन शुड कीप इन माइंड, हमेशा ये बात ख्याल दिमाग में रखनी चाहिए कि साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान जो है वो एक एसेंशियली यानी ज़रूरी तौर पे एक लेबोरेटरी साइंस है, यानी कि प्रयोगशाला विज्ञान है। एंड ब्लैंक अ टेक्स्ट बुक सब्जेक्ट एंड नॉट अ टेक्स्ट बुक सब्जेक्ट, एक्चुअली नॉर अ टेक्स्ट बुक सब्जेक्ट, नीदर, नन, ये तीनों जो हैं ये गलत होंगे, ये ऑप्शन यहाँ पे बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि नॉर का इस्तेमाल नाइदर के साथ होता है, नाइदर का इस्तेमाल नॉर के साथ होता है। और क्योंकि हमारा सेंटेंस यहीं पे क्लोज हो गया, फुल स्टॉप बीच में ही आ गया यहाँ पे आवर सेल्स के बाद, तो नाइदर और नॉर की कोई गुंजाइश बनती नहीं है, और नन का इस्तेमाल यहाँ पे होता नहीं है, क्योंकि नन का इस्तेमाल जनरली इस तरह से होता है, नन ऑफ दैम, नन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, नन ऑफ, या जैसे एक दूसरा होता है नन का इस्तेमाल कि मैं वहाँ लोगों को ढूंढने गया बट देयर वाज नन, आई फाउंड नन,
मैं सोच के गया था कि वहाँ कुछ लोग मिलेंगे, लेकिन आई फाउंड नन, मुझे कोई नहीं मिला। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नॉट, यानी कि लेबोरेटरी इसेंशियली ये एक लेबोरेटरी साइंस है एंड नॉट अ टेक्स्ट बुक सब्जेक्ट। और ये कोई किताबी सब्जेक्ट नहीं है जैसा बहुत से लोग समझ सकते हैं। द लेबोरेटरी मटेरियल इज़ टू बी ब्लैंक, या द लेबोरेटरी मटेरियल इज़ टू बी ब्लैंक इन आवर सेल्स, इज़ टू बी फाउंड इन आवर सेल्स। फाइंड नहीं होगा, इस टू बी के बाद फाइंड नहीं आता, फाइंडिंग भी नहीं आता। फाउंड जो है वो सही आंसर होगा, फाइंड जो है ये भी ग्रामेटिकली रॉन्ग है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे दिस वर्क हैज़ टू बी डन, टू बी के बाद जो है जनरली थर्ड फॉर्म आती है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म टू बी के बाद या तो कोई नाउन आ सकता है, लेकिन अगर कोई वर्ब आ रही है तो उसकी थर्ड फॉर्म ही आएगी। दिस वर्क हैज़ टू बी डन बाय इवनिंग। International laws are to be respected, to be respected। ये काम शाम तक ख़त्म होना चाहिए, शाम तक ख़त्म होना है। International laws are to be respected by all nations। जो अंतर्राष्ट्रीय जो लॉज हैं, कानून हैं, नियम हैं, वो सब सारे नेशंस के द्वारा उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए, सारे देशों के द्वारा उनका सम्मान होना चाहिए। टू बी के बाद जो है जनरली थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या था? सेंटेंस ये था कि द लेबोरेटरी मटेरियल, यानी कि क्योंकि ये एसेंशियली लेबोरेटरी साइंस है, लेकिन फिर भी उस तरह की लेबोरेटरी साइंस नहीं है, तो लेबोरेटरी मटेरियल हमको अपने अंदर ढूंढना होता है, टू बी फाउंड इन अवर सेल्व्स, वाइल द टेक्स्ट शुड बी थॉरली मास्टर्ड। थॉरली मतलब कंप्लीटली, प्रॉपरली। अब मास्टर्ड मतलब किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेना, किसी चीज़ में दक्षता हासिल कर लेना, मास्टरी इसको दक्षता। इट्स स्टेटमेंट्स शुड ऑलवेज बी वेरीफाइड, blank reference to one's own experience and observation of others, while जबकि टेक्स्ट यानी जो थ्योरी है वो प्रॉपरली मास्टर्ड, प्रॉपरली एक ज़बरदस्त दक्षता आपको उसमें हासिल करनी चाहिए। इट्स स्टेटमेंट शुड ऑल्सो बी वेरीफाइड। इसके जो स्टेटमेंट्स हैं, इसके जो कथन हैं, उनका भी वेरिफिकेशन होना चाहिए, उनको भी वेरीफाई यानी उनकी पुष्टि की जानी चाहिए विद ब्लैंक रेफरेंस टू वंस ओन एक्सपीरियंस। अब ऑप्शंस दिए हुए हैं, टू रेफरेंस ऑफ वंस ओन एक्सपीरियंस, टू का इस्तेमाल नहीं होता, एट का इस्तेमाल भी नहीं होता, फॉर का इस्तेमाल भी नहीं होता, बाई का इस्तेमाल यहाँ पे हो सकता है। जनरली सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो विद का इस्तेमाल होता है, विद रेफरेंस टू, विद रेस्पेक्ट ऑफ। ठीक है, तो विद रेफरेंस और रेस्पेक्ट के साथ जो दोनों लगभग समानार्थी तौर पर इस्तेमाल होते हैं इस तरह के सेंटेंसेस में, जनरली विद का इस्तेमाल होता है, लेकिन हाल ही में बाई का इस्तेमाल भी होने लगा है। तो चूँकि विद यहाँ मौजूद नहीं है, विद भी होता तो बिल्कुल सही होता, ऑलवेज बी वेरीफाइड विद रेफरेंस टू वंस ओन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर्स, वो भी बिल्कुल ठीक होता। लेकिन चूँकि वो नहीं यहाँ मौजूद है और बाई मौजूद है, तो बाई का इस्तेमाल यहाँ पे होगा और बाई जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो स्टेटमेंट जो है वो उनका हमेशा विद रेफरेंस टू, अच्छा विद रेफरेंस टू का मतलब होता है विद रेफरेंस टू का जो मतलब होता है वो होता है उसके सापेक्ष, के सापेक्ष। जैसे मान लीजिए मेरी हाइट है, जैसे मान लीजिए कि मेरी हाइट है, मैं अपनी हाइट का मेजरमेंट करता हूँ किसी के सापेक्ष, तो मुझे पता चलता है कि क्या मैं उससे लंबा हूँ या मैं उससे छोटा हूँ। ठीक है, तो विद रेफरेंस टू वंस ओन, यहाँ पे अपने विचारों और दूसरे के ऑब्जर्वेशंस, अपने अनुभव और दूसरे के ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट हमको वेरीफाई करने होते हैं सारे सेंटेंसेस, सारे स्टेटमेंट्स साइकोलॉजी के। इस तरीके से वो लैब वाली जो चीज़ है वो अपने हम दैनिक जीवन में हासिल कर लेते हैं। उसके बाद अगले उसकी तरफ चलते हैं, सेंटेंस की तरफ। Prospective teachers should constantly correlate the lessons of the book blank the observation of children at work in the school। प्रोस्पेक्टिव टीचर्स यानी कि जो टीचर्स बनने वाले हैं, प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है भावी, भविष्य वाले, माफ़ कीजिएगा, प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है भावी, भावी यानी भविष्य, भावी का ताल्लुक जो है भविष्य से, भविष्य में होने वाले। प्रोस्पेक्टिव का मतलब है टू बी, जो आपने सुना होगा ना, आई एम ही इज़ एक्चुअली, जैसे बोलते हैं कि ही इज़ अ क्रिकेटर टू बी, जैसे पृथ्वी शॉ के बारे में कई साल पहले बोल दिया गया था कि ही इज़ अ क्रिकेटर टू बी, या प्रोस्पेक्टिव क्रिकेटर। ठीक है, यानी कि ये क्रिकेटर बनना है इसको आगे चल के। तो प्रोस्पेक्टिव टीचर यानी जो टीचर्स बनने वाले हैं उनको चाहिए कि कॉन्स्टेंटली कोरिलेट करें द लेसन्स ऑफ द बुक। कॉन्स्टेंटली यानी लगातार, कोरिलेट का मतलब होता है कनेक्ट करना दो चीज़ों को,
तो वो अपने लेसन्स ऑफ द बुक यानी किताब के जो लेसन्स हैं उनको विद, अच्छा कोरिलेट के साथ हमेशा विद का इस्तेमाल होता है, ये याद रखिए, कोरिलेट के साथ हमेशा विद का इस्तेमाल होगा, कोरिलेट के साथ और किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, अनटिल, फ्रॉम, अपॉन, इन सब का इस्तेमाल नहीं होगा, कोरिलेट के साथ हमेशा विद का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो कोरिलेट विद द लेसन ऑफ द बुक विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन एट वर्क इन स्कूल, तो उनको चाहिए कि वो लेसन्स ऑफ द बुक को कोरिलेट करें, क्योंकि साइकोलॉजी जो है उसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है एजुकेशन में, और एजुकेशन में एक सब्जेक्ट होता है एजुकेशन साइकोलॉजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। अपने जो एग्ज़ाम्स होते हैं टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट वगैरह के, उनमें उसका बहुत बड़ा रोल होता है, उसका पूरा एक एग्ज़ाम होता है। तो भावी टीचर्स को चाहिए कि वो किताब के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, किताब के जो लेसन्स हैं, उनको कंटिन्यूसली कोरिलेट करते रहें, उनको कनेक्ट करते रहें बच्चों जो जो बच्चे हैं स्कूल के, उनके ऑब्जर्वेशन के साथ। लास्ट जो है वो ये है, द प्रॉब्लम सजेस्टेड फॉर ऑब्जर्व, ये तीनों गलत हो जाएंगे, ऑब्जर्वेशन विल बी सही आंसर। प्रॉब्लम सजेस्टेड फॉर ऑब्जर्वेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन, किसी चीज़ को लगातार देखे जाना, और देखे जाना मतलब सिर्फ देखे जाना नहीं, देखे जाने के बाद उसमें से कुछ मीनिंगफुल चीज़ें निकालना भी, ठीक है, दैट्स कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। एंड इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्ममंथन, अपने अंदर झांक के देखना, अपनी आत्ममंथन, या कहें कि आत्मालोचना, जो होता है आपका इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। तो प्रॉब्लम सजेस्टेड फॉर ऑब्जर्वेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन विल इफ मास्टर्ड डू मच टू रेंडर प्रैक्टिकल हेल्प टू फाइंड द ट्रूथ्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि जो प्रॉब्लम्स ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन के लिए सजेस्ट की गई हैं, अगर उनके ऊपर मास्टरी हासिल कर लिया जाए, अगर उनके ऊपर कंट्रोल हासिल, उनके ऊपर दक्षता हासिल कर ली जाए, तो वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हेल्प रेंडर करती हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हेल्प प्रोवाइड करती है। रेंडर का मतलब होता है प्रोवाइड करना, प्रदान करना, एक तरीके से बहुत सारे मतलब होते हैं रेंडर के। टू फाइंड द ट्रुथ ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के यानी मनोविज्ञान के सत्यों की खोज में बहुत सहायक होते हैं ये सारी चीज़ें। अगर आप ये जो ऑब्जर्वेशन इंट्रोस्पेक्शन को अगर आप मास्टर कर लें तो खैर ये कहानी ख़त्म हुई। बहुत अच्छा एक पैसेज था साइकोलॉजी के ऊपर। तो बेसिकली पैसेजेस की कोई ट्रिक जैसी चीज़ तो होती नहीं, पैसेजेस का मतलब है कि आप पढ़ें बहुत ज़्यादा। पढ़ने से क्या होगा कि आप सीखते हैं लगातार, अभ्यास करें आप इसका लगातार। अभ्यास जो है वो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वही वाली बात यहाँ लागू होती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको इडियम फ्रेज का वो बताना है। तो एट लार्ज का मतलब होता है एक्चुअली फ़रार हो जाना। जैसे कुछ इकोनॉमिक ऑफेंडर्स अभी फ़रार हैं भारत से, हमारे देश से, उनको लाने की कवायद वापस चल रही है। अब देखते हैं, वो शायद कामयाब होना चाहिए उसको। तो एट लार्ज का मतलब हो जाए जो फ़रार हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ये, अ क्रिमिनल एस्केप्ड और नॉट येट कैप्चर्ड। एक क्रिमिनल, एक अपराधी जो भाग गया है और अभी तक तो पकड़ा नहीं गया। कैप्चर मतलब पकड़ा जाना या गिरफ्तार हो जाना, ठीक है। बिग अपॉर्चुनिटी, एक बड़ा मौका। बिग हार्ट, बड़े दिल वाला। बिग एपेटाइट, बड़ी भूख। एपेटाइट मतलब भूख, हंगर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 19वें सवाल पे हेड ओवर हील्स। एक्चुअली हेड ओवर हील्स जो है ये एक्चुअली पूरा जो इसका जो प्रॉपर जो ईडियम है वो होता है इस तरह से, हेड ओवर हील्स इन लव। तो हेड ओवर हील्स इन लव का मतलब होता है, हेड ओवर हील्स यानी कि एड़ियों के ऊपर सर, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये पूरा जो होता है ईडियम, ये होता है हेड ओवर हील्स इन लव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मैडली इन लव, ठीक है। यानी जो प्यार में बहुत बुरी तरह पड़ चुका है और तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हेड ओवर हील्स। इसके अलावा बाकी जो है, टू डू थिंग्स एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित चीज़ें करना। टू डू स्टूपिड थिंग्स, बेवकूफ़ी वाले काम करना। टू अननोइंगली, अनजाने में। डाइव इन टू एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, एक अनचाही सिचुएशन में पड़ जाना। तो ये सब इसके आंसर्स नहीं होंगे। हेड ओवर हील्स का मतलब होता है मैडली इन लव, मतलब प्यार में पागल। खैर, अब आपको बेस्ट सब्स्टिट्यूट बताना है। शब्द समूह के लिए एक शब्द आपको ढूंढना है। बियॉन्ड और अबव द रेंज ऑफ नॉर्मल और फिजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस। बियॉन्ड माने परे, उसके परे। देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड सन, राइट। और देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड होराइजन। होराइजन मतलब, होराइजन आपने सुना होगा वर्ड, होराइजन। होराइजन का मतलब होता है जहाँ आकाश और धरती मिलते हुए दिखाई देते हैं, क्षितिज,
हिंदी में इसका मतलब होता है क्षितिज। तो बियॉन्ड अबव द रेंज ऑफ नॉर्मल और फिजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस। नॉर्मल और फिजिकल यानी कि भौतिक और साधारण ह्यूमन एक्सपीरियंस, मानव अनुभव के परे की चीज़ें, उनके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? मुंडेन का मतलब होता है सांसारिक। सांसारिक का मतलब है हर वो चीज़ जो मानव के बस में है, यानी कि मानव के एक्सपीरियंसेस के बस में है एटलीस्ट। ट्रांसेंडेंट, ट्रांसेंडेंट का मतलब होता है ये जो चीज़ है इसका मतलब होता है ट्रांसेंडेंट एक्चुअली। तो ट्रांसेंडेंट जो है वो सही वर्ड हो जाएगा। रिबाल्ड और कोर्स, इन दोनों ये बड़े नेगेटिव सेंस के वर्ड हैं दोनों, और इसका मतलब एक्चुअली ये नेगेटिव क्वालिटीज़ की तरफ इंगित करता है यानी उसकी तरफ इशारा करता है। रिबाल्ड का मतलब और कोर्स का मतलब जो है वो एक्चुअली नीच या घटिया टाइप के लोगों के लिए होता है एक्चुअली। घटिया या अनप्लेजेंट यानी अनचाहे टाइप के लोग, ठीक है जी, या चीज़ें। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसेंडेंट। ट्रांसेंडेंट का मतलब होता है जो चीज़ें हमारे बस में नहीं है, जो मानव एक्सपीरियंस के बस में नहीं है। 21 की तरफ चलते हैं एक बार दोबारा। कैपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन्ड और ग्रास्प्ड मेंटली, वो सारी चीज़ें जो जिनकी कल्पना की जा सके और जिनको ग्रास्प किया, जिनको समझा जा सके मेंटली यानी मानसिक रूप से, ऐसी चीज़ें। तो डैज़लिंग का मतलब होता है बिल्कुल चौंधिया देने वाला, या ना माइंड ब्लोइंग। डैज़लिंग का मतलब होता है माइंड ब्लोइंग या बैम्बूजलिंग, जो आपको चकरा दे, जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। और कंसीवेबल का मतलब होता है समझे जाने योग्य। कंसीव का मतलब होता है समझना, कंसीव का मतलब होता है समझना, ठीक है। और कंसीव से ही वर्ड बना है कंसेप्ट, ये बड़ा पॉपुलर शब्द है। कंसेप्ट जो है वो कंसीव से बना है। और एक और शब्द होता है आपका कंसीव का, एक दूसरा मतलब ये भी होता है जैसे मतलब गर्भ धारण करना, प्रेग्नेंट हो जाना, ये भी एक कंसीव का एक मीनिंग है, और उसको कंसेप्शन बोलते हैं हम लोग, कंसेप्शन, ठीक है। और कॉन्सेप्शन का उल्टा ही जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं उसको। कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि गर्भरोधन, गर्भ को रोकना, कॉन्ट्रासेप्टिव्स इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो खैर कंसीव। स्टनिंग का मतलब भी डेजलिंग जैसा ही होता है, माइंड ब्लोइंग टाइप की चीज़, या आपका दिमाग जैसे। स्टनिंग का मतलब एक्चुअली होता है कि एक ऐसी कोई ऐसी चीज़ जो आपको ठगा हुआ महसूस करा दे, स्टनिंग। और स्टंड का मतलब होता है कि आप ठगे हुए महसूस करते हैं जब, तो यू कैन से दैट आई एम स्टंड या आई वॉज स्टंड। स्पेक्टेकुलर का मतलब यही होता है शानदार, खूबसूरत, मतलब बहुत ज़्यादा शानदार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कंसीवेबल। सेकंड जो आपका ऑप्शन है कंसीवेबल, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अगले की तरफ चलते हैं। कंसीवेबल मतलब हर वो चीज़ जिसको हम फिज़िकली मेंटली जो है इमेजिन और ग्रैस्प कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को, जो हमारे समझ के बस की जो चीज़ें हैं, दैट आर कंसीवेबल। एज ही ट्राइड हार्डर हिज स्टेप्स शोड, इसमें आपको बताना है कि क्या इसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। हिज सेंसेस वॉज एक्टिवेटेड, सबसे पहली बात आप देखिए, स्टेप्स प्लूरल नंबर बहुवचन, और सेंसेस ये भी प्लूरल नंबर बहुवचन। सेंसेस के बाद वॉज तो हो नहीं सकता कभी, तो ज़ाहिर है इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो नो इंप्रूवमेंट वाला कैंसिल हो, ये ख़त्म हो गया। सेंसेस इज़ एक्टिवेटेड, इसका इस्तेमाल भी नहीं हो सकता क्योंकि सेंसेस जो है वो प्लूरल है। सेंसेस वर एक्टिवेट, ये भी गलत है क्योंकि वर्क के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो सही फॉर्म जो है वो ये हो जाएगी आपकी, सेंसेस वर एक्टिवेटेड। हिज स्टेप्स स्लोड, उसके जैसे जैसे उसने ज़्यादा कोशिश वो करता गया उसके कदम धीमे पड़ते गए। हिज स्टेप्स स्लोड हिज सेंसेस, और उसकी इंद्रियाँ, उसकी ज्ञानेंद्रियाँ जो है वो एक्टिवेट हो गई, यानी उसका दिमाग जो है वो काम करने लगा। तो इसके बारे में था ये, तो सही आंसर होगा वर एक्टिवेटेड। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। माई डॉटर कम्स रनिंग एज फास्ट एज हर लिटिल फीट कैन, ठीक है। प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट, कैन का मतलब प्रेजेंट, वर्तमान की बात हो रही है, ठीक। एज फास्ट एज हर लिटिल फीट कैन टेक हर वाइल हर आइज स्पार्कल लेशियसली, ठीक है। तो मेरी बेटी कम्स रनिंग, दौड़ती हुई आती है, एज फास्ट एज, जितना तेज़ की वो आ सकती है, एज फार एज हर लिटिल फीट कैन टेक हर, जितना तेज़ की उसके छोटे छोटे कदम उसको ले जा सकते हैं, वाइल जबकि, हर आइज स्पार्कल विवेशियसली, जबकि उसकी आँखें विवेशियसली यानी खूबसूरत तरीके से, विवेशियसली का मतलब होता है एक्चुअली बहुरंगी टाइप की चीज़ें, विवेशियस यू नो, मतलब बहुरंगी इसके लिए एक वर्ड होता है, मतलब बहुत रंगीन टाइप का, एक मतलब बड़ा एक पॉजिटिव एक शब्द है एक्चुअली विवेशियसली, विवेशियस।
तो उसकी जबकि उसकी आँखें जो हैं वो खूबसूरत तरीके से चमकती हैं। तो ये एक्चुअली करेक्टली, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। माई डॉटर कम्स रनिंग, माई डॉटर कम्स रन, ये ग्रामेटिकली गलत है। कम रनिंग जो है ये प्लूरल अगर कोई होता, माई डॉटर्स होता, या कोई 2 4 10 20 लोगों के बारे में कोई बात हो रही होती किसी, तब शायद सही होता। केम रन ये बिल्कुल गलत है। केम के साथ भी रनिंग होता अगर पास्ट टेंस की बात होती तो इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ये बिल्कुल सही सवाल है। और जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे पास्ट की अगर हम बात करते तो होता ही केम रनिंग, वो दौड़ता हुआ आया, या शी केम रनिंग, वो दौड़ती हुई आई। या जैसे आई कम रनिंग, मैं दौड़ता हुआ आता हूँ। वी कम रनिंग, हम दौड़ते हुए आते हैं प्रेजेंट में। दे कम रनिंग, वो दौड़ते हुए आते हैं। या अगर पास्ट की बात करते तो आई केम रनिंग, में दौड़ता हुआ आया। वी केम रनिंग, हम दौड़ते हुए आए। दे केम रनिंग, वे दौड़ते हुए आए या वो दौड़ते हुए आए। क्वेश्चन नंबर 34, आपको लॉजिकल ऑर्डर में सेटअप करना है इन चीज़ों को। सबसे पहला ऑप्शन है ए, सी, बी से शुरू करते हैं। लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग स्किल्स डीपन्ड। लीडरशिप यानी नेतृत्व, और टीम बिल्डिंग स्किल्स, टीम बिल्डिंग की स्किल्स यानी क्षमताएँ। डीपन्ड, क्षमताओं ने, डीपन यानी गहरा किया, किसी चीज़ को गहरा किया। डीपन का मतलब होता है किसी चीज़ को गहरा करना, यानी किसी चीज़ को मजबूत करना। डीपन्ड अ सेंस ऑफ वैल्यू, एक सेंस ऑफ वैल्यू फॉर रिलेशनशिप्स, फॉर रिलेशनशिप्स। तो ये पहला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है, ए, सी और बी। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये लॉजिकल ऑर्डर है और इसका कोई मतलब निकल के आता है। यानी कि लीडरशिप और टीम बिल्डिंग स्किल्स जो हैं, उन्होंने एक सेंस ऑफ वैल्यू, यानी कि एक मूल, एक किस सेंस ऑफ वैल्यू का मतलब है कि एक चीज़, एक एक चीज़ जिसका कोई मतलब हो, एक ठोस चीज़ की उसने, फॉर रिलेशनशिप्स, ठीक है, रिश्तों के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए। 25 जो है, इसमें आपको बताना है सही मीनिंग, सही स्पेलिंग। तो एक्चुअली सही स्पेलिंग होती है परकोलेशन। परकोलेशन का मतलब होता है टपकन। जैसे आपने टपकन ड्रिप इंजीनियरिंग के बारे में सुना होगा, माफ़ कीजिएगा, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप करना जो है ये होता है आपका, ड्रिप माने टपकना, परकुलेशन। तो ड्रिप इरिगेशन के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें वो ड्रिपिंग होती रहती है लगातार, पौधे की जड़ में लगातार बूंदें इस तरीके से गिरती रहती हैं धीरे धीरे, और वो बहुत सारे पानी की बचत हो जाती है। और बहुत मॉडर्न तरीका है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और होना भी चाहिए। तो परकुलेशन का मतलब होता है ड्रिपिंग, टपकते रहना, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगले वीडियो मिलते हैं आप लोगों से।